हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 1 बजे होती है। ठीक है, और हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा और फसलें, जिसमें हमने मृदा के टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्लियर कर लिए, जैसे कि मृदा क्या है, मृदा के कितने प्रकार हैं और जो मृदा का निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक क्लियर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा संरक्षण। ठीक है, और जो ये PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ रात के 9 बजे तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है मृदा संरक्षण, यानी आप मिट्टी, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मिट्टी के निर्माण कैसे होता है, प्लस उसकी हानियाँ भी, वो किस तरीके से वो मतलब नष्ट हो जाती है। एक स्थान से मिट्टी का अपरदन पड़ा था, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कहीं और चली जाती है। तो इसके उपाय क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज की अभी विधियाँ हैं, अब देखिए हम कल के वीडियो में उपाय भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पॉइंट्स पहला यही है कि फर्स्ट की ठोस अपशिष्ट, आप सभी को पता है अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जो खराब हो जाता है, जो मतलब यूजलेस हो। ठीक है, उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो यही कह रहा है कि ठोस अपशिष्टों से निकासी के उचित प्रयोग लाए जा सके। मतलब जो भी आपके थोड़े खराब, जो भी खराब वस्तुएं होते हैं उनको निकालने के लिए बाहर उनको एक अच्छा सा प्रबंध किया जाए। ठीक है, ताकि वो प्रयोग में लाया जा सके। आप सभी को पता है कि कितनी अपशिष्ट चीज़ों से नई नई वस्तुएं जैसे खाद ये सब कुछ बनाए जा सकते हैं। फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट्स की ठोस अपशिष्टों को रोकने से पहले उनका पुनः उपयोग करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मतलब जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उनको रोकने से पहले उनको सबसे पहले पुनः उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि सरकार द्वारा कानून बनाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि भूमि प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कहीं डस्टबिन में फेंकना होता है तो कहीं और फेंक देते हैं, तो ये गैर जिम्मेदार हरकत है ना। तो इसलिए इस पे सरकार को सख्ती से कानून बनाना चाहिए ताकि हर कोई इसका सख्ती से पालन करे। अब देखिए अगला है कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए। अभी आप मैं बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग कृषि करते हैं। ठीक है, भारत देश कृषि करता है, तो अब ज़्यादातर क्या है ना, बहुत ज़्यादा खेतों में खाद पड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो अनाज होता है उसमें भी उसकी मात्रा चली जाती है और इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। फसल तो अच्छा होता है लेकिन जो उसमें का कुछ मात्रा होता है वो अनाज प्लस जो भी हम लोग खेत में लगाते हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जनसंख्या एवं वनों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। ये क्लियर हो गया। 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है, बस बता दूंगी कि क्या है और क्या नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है ना। तो देखिए फर्स्ट पहला है आपका सस्य विज्ञान संबंधी विधियाँ। ये क्या है, जैसे कि इन विधियों के अनुसार सस्य क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, भू संरक्षण किया जाता है और मृदा को प्राकृतिक रूप से जैविक माध्यमों से उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके भी जो पहला है इसके कुछ प्रकार है, जैसे कि फसल चक्र, पट्टीदार खेती, खादों का सही प्रयोग, रक्षक मेखला। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैं बता देती हूँ। फसल चक्र क्या होता है, हम इसकी वजह से हम मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका फसल चक्र है, इस चक्र से मतलब मान लीजिए फसल चक्र में दाल वाली, ठीक है, घास वाली फसलों के समावेश से जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कड़े होते हैं, उनको विस्थापन को हम नियंत्रित करके उपजाऊ बना सकते हैं, है ना। तो अगर आप दाल वाली, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये मिट्टी है, ठीक है, खेत है, उस पे अगर आप दाल वाली
या घास वाली पौधे लगाते हैं तो क्या होता है ना, मिट्टी एक जगह पर नियंत्रित रहती है और व्यवस्थित रहती है, प्लस वो उपजाऊ मिट्टी बनाती है। तो हम इस तरीके से भी मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। फिर सेकंड जो पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है कि पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती क्या होता है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ढकने वाली, या जैसे कि कोई भी ऐसा फसल जो पूरे मतलब जो भी ज़मीन है ताकि मृदा को ढक सके। तो देखिए इसमें आप सिंपल कह सकते हो कि ऐसी जैसे कि ढालू मृदा है ना, ढालू जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था, जैसे कि अगर ज़्यादा ढाल होगा मिट्टी तो कटाव ज़्यादा होता है। तो यही कह रहा है ढालू मृदा क्षेत्र में पट्टियाँ ढाल के साथ समकोण पर बनाई जाती है। इसमें पक्ति यानी रो क्रॉप जैसे अनाज वाली फसलें एवं ढकने वाली, तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो आपका पट्टीदार खेती होती है, ढकने वाले फसल लगाना चाहिए, जैसे कि आपका आलू हो गया, कपास हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए खादों का सही प्रयोग कैसे करना चाहिए कि कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली भूमि को कटाव से रोकने के लिए कार्बनिक खादों का प्रत्येक खेत में कम से कम 2 वर्ष में एक बार गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि के रूप में प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। और कार्बनिक खादें जैसे कि भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों पर लाभदायक प्रभाव द्वारा मृदा उत्पादकता को भी बनाए रखती है। तो हर 2 वर्ष में एक बार गोबर की खाद प्लस कंपोस्ट या आदि जितने भी होते हैं वो खेत में गिराना चाहिए। क्लियर। अब देखिए रक्षक मेखला क्या होता है, तो देखिए रक्षक मेखला में सिंपल आप कह सकते हो जैसे कि गर्मी के दिन अभी आ गया है ना, तो गर्मी के दिन में अभी आप देख सकते हो तेज हवाएं चलती है। तो यही कह रहा है कि रक्षक मेखला का सिंपल यही अर्थ हो जाएगा कि गर्मी के दिन में तेज हवाएं चलती हैं और कभी कभी आंधी भी आती रहती है, जिससे विशेष रूप से भूमि के ऊपर की हल्की जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित यानी अपर्दन हो जाता है। अतः खेतों के किनारे, सड़कों के किनारे, नहरों और नालों के किनारे घने वृक्ष और झाड़ियां लगाने से जो भूमि का कटाव होता है, जो मिट्टियां होती है वो एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाती है, उनका अपर्दन हो जाता है। इसलिए हमें वृक्ष, झाड़ियां लगाना चाहिए रोड के किनारे, खेत के किनारे, ताकि जो हमारा मिट्टी है वो जैसे हवा बहता है उसमें उड़े ना, प्लस जो मिट्टी का कटाव है वो रुक जाए, है ना। तो ये रक्षक मेखला होता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण क्या होता है, तो सिंपल वही कि इसमें वनस्पतियों की जड़ें जो होती है वो मिट्टी यानी मृदा कणों को बांध के रखती है और मृदा के ऊपर आवरण प्रदान मतलब चारों ओर से घेर के रखती है और सीधे सीधे वर्षा के प्रभाव एवं वायु के प्रभाव से भी बाधा मतलब बचाव करती है। और साथ ही मृदा में कार्बनिक पदार्थ का भी समावेश होता है। अतः हमें वृक्षारोपण एवं घास रोपण के अंतर्गत ये सब कुछ हमें करना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है कंटूर खेती। कंटूर खेती क्या होता है, तो कंटूर खेती में आपका पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के विपरीत लगभग समकोण गोलाई, ठीक है, गोलाई में जुताई की जाती है और फसल उगाई जाती है, जिससे ऊपर से बहकर आने वाली पानी जो होती है वो कूड़ों एवं फसलों की लाइनों से अवरोधित होकर बहने से मृदा कटाव हो सकता है। तो फसलों की जड़ें में भी मृदा संरक्षण में सहायक होती है। ठीक। अब देखिए दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है यांत्रिक विधियाँ। तो ये अभी आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसमें सस्य विज्ञान संबंधी विधियाँ हैं, जिसमें आपका फसल चक्र आ जाता है। ठीक है, फसल चक्र आ जाता है, पट्टीदार खेती आ जाती है, खादों का सही प्रयोग, रक्षक मेखला, ये सभी क्या है। अभी मैंने पॉइंट बस आपको हेडिंग याद करना है, ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद वनस्पति और ताकि चारों ओर से घिरा रहे। कंटूर खेती आप सभी को मैंने बताया है ना कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढाल के विपरीत होता है, जो जुताई होती है वो समकोण तरीके से होती है, तो जो जिससे ऊपर से बह कर आने वाली पानी जैसे कूड़ों एवं फसल की लाइनों से अवरोधित होकर बहने में मृदा का कटाव को रोकता है। तो ये हो जाता है इसका संरक्षण। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यांत्रिक विधियाँ कौन कौन से हैं जिसका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपका है वेदिका निर्माण। वेदिका निर्माण क्या है, तो जैसे कि अधिक ढाल वाले क्षेत्र में क्यारियाँ क्रमशः ढालों पर बनाई जाती है। ठीक है, जो क्यारियाँ होती है वो छोटे छोटे कर्मों में बनाई जाती है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है और प्रत्येक क्यारी में निचले भाग में थोड़ी सी जाती है, जिससे कि ऊपर बहकर
आए पानी को आगे ले जा सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि खेत में जैसे कि अगर आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं तो जो पानी होता है वो एक से दूसरे जगह में जा सके। अगर हम छोटी छोटी क्यारियाँ नहीं बनाएंगे तो जो पानी है वो जो एकदम खाल रहेगा वहीं पे चला जाएगा और जो ऊंचा स्थान रहता है वहाँ पे नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये करना चाहिए और छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना चाहिए, और जिससे जो मिट्टियाँ होती है वो एक ही क्यारी में रहती है, वो वहाँ से उसकी कटाव नहीं होता है, तो वो हो जाता है वेदिका निर्माण। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है अनालिका नियंत्रण। मतलब अनालिका नियंत्रण क्या होता है, तो सिंपल जैसे कि जल प्रवाह के फलस्वरूप प्रारंभ में पतली नालियाँ बनती है और बाद में पतली नालियाँ बड़ी बड़ी, मतलब ज़्यादा बारिश होता है तो आप सभी देखते हो अगर कम बारिश होगा तो थोड़ी कम, लेकिन जब ज़्यादा तो पूरा टूट जाता है और बड़ी बड़ी नालियाँ प्लस बाढ़ आ जाता है। क्लियर। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि बांध निर्माण। तो बांध निर्माण में क्या होता है, तो इसमें जिन क्षेत्रों में जल प्रवाह अधिक होता है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में जल प्रवाह अधिक होता है वहाँ उसे रोककर उपयोगी में काम में लाया जा सकता है। जैसे कि अगर इस कार्य हेतु बांधों के निर्माण किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है तो आप बांध भी लगा सकते हो। सिंपल इसका अर्थ यही हो जाता है। तो इस यांत्रिक विधियों में सिर्फ 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका थर्ड जो है वो है भूमि संरक्षण की अन्य विधियाँ। तो देखिए बहुत ही इजी है पशु चराने पर नियंत्रण। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो पशु होती है वो घास को चर जाती है तो वहाँ का जो मिट्टी घास होता है पूरा ख़त्म हो जाता है और जो हमारा मिट्टी हो जाता है वो एकदम ऊपर हो जाती है, और जिससे हवा पानी को जैसे वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलिए अपर्दन हो जाता है। तो इसलिए पशु चराने में नियंत्रण किया जाए। यही सिंपल कह रहा है कि खेतों में पशुओं को लगातार अनियंत्रित रूप से चराने से उनके खुरे, जैसे कि उनका जो पैर होता है उस पे सतह के ऊपर मिट्टी कटती रहती है जो बरसात के दिनों में पानी के बहाव के साथ स्थानांतरित हो जाती है। अतः पशुओं के चरने की नियंत्रित व्यवस्था करने से चारागाहों का भूमि कटाई रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट कहता है कि विशेष फसलों का चुनाव, यानी कुछ विशेष फसल जैसे कि आपका ज्वार हो जाता है, ठीक है, बाजरा और ये सभी जितने भी फसलें हैं जिनकी जड़ें मिट्टी को कटने से रोकने में सहायक होती है। अतः फसल प्रणाली में इस प्रकार की विशेष फसलों का समावेश से मृदा संरक्षण सहायता मिलती है। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है खेतों को परती छोड़ना, यानी मतलब फील्ड्स की तरह, फॉलोइंग ऑफ फील्ड्स की तरह आप सभी को पता है परती मतलब होता है फील्ड्स यानी खाली छोड़ना। तो खेतों में लगातार फसलें लेने के लिए बिना नियमित अंतराल के जुताई गुड़ाई आदि कृषि क्रियाएं करनी पड़ती है, जिससे जो मृदा कटाव के अवसर बढ़ते हैं और मृदा के जो उत्पादक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी प्रभावित होती है। अतः नियमित रूप से फसलों की खेती को खाली छोड़ देने से मृदा कटाव रोकने में सहायक होती है। जैसे कि मान लीजिए जो फील्ड होता है ना उसकी मिट्टी आप देख सकते हो एकदम मजबूत होती है, तो इसीलिए कह रहा है कि अगर आप फसल लगा रहे हो तो एक या मतलब आपने देखा भी होगा 1 या 2 साल के लिए उसको फील्ड्स की तरह छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो मिट्टी हो वो उपजाऊ बन सके। जैसे कि घास ये सब कुछ हो जाता है वैसी फसलें उग जाती है, तो खाद का काम करता है। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है वात रोक लगाना। अब रोक लगाना क्या होता है ना, तो इसका सिंपल यही हो जाता है कि हवा की गति के रोकने के लिए योजना अनुसार क्षेत्र में वात रोक व्यवस्था करने से भूमि कटाव को रोकने में मदद मिलती है। तो सिंपल जो वात रोक लगाना होता है यही कि हवा की गति को रोकने तथा फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है और कटीले एवं घने वृक्षों की झाड़ियों के द्वारा जंगली जानवरों एवं चरने वाले पशुओं का भी जो अंधाधुंध प्रवेश भी रोका जा सकता है। तो इसलिए वात मतलब कि प्लांटेशन ऑफ वाइन ब्रेक्स, ठीक है, जैसे कि आपने खेत में देखा होगा वात लगाया जाता है, ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है क्लियर। अब देखिए अगला जो है वो है आपका भू परिष्करण यंत्र, यानी जो आपका भू परिष्करण यंत्र है इसका मतलब यही हो जाता है कि जो जुताई करने वाले, जैसे कि जुताई करने वाले यंत्रों का कई वर्षों तक प्रयोग करते रहने से खेती की ऊपरी सतह से कटाव होता रहता था। उथली और एवं गहरी जुताई करने वाले दोनों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करने से मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। फिर आपका लास्ट जो है वो है
क्षेत्रीय समतलीकरण। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि यदि पूरे विशाल क्षेत्र पर समतलीकरण संभव ना हो तो छोटे छोटे खेत बनाकर समतलीकरण करके मेड़बंदी करने से एवं पानी का नियंत्रित निकास व्यवस्था करने से भी मृदा का कटाव रोका जा सकता है। तो गाइज ये थे आपके कुछ संरक्षण के नियम विधियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मृदा संरक्षण के उपाय क्या है। अभी तो ये विधियाँ थी, ठीक है, अब इसका सल्यूशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही लंबी होती जा रही है, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।